हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पूरे वीक में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे उसको एक कंबाइंड फॉर्म में मैं आप लोगों को एक बार ज़रूर रिवाइज कराता हूँ, कवर करवाता हूँ। तो आज हम सितंबर वीक 2 को स्टडी करेंगे। क्या वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, न्यूज़ थे, करंट अफेयर्स थे जिनको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहली न्यूज़ क्या थी। तो फर्स्ट न्यूज इस वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रही थी रिलेटेड टू एथेनॉल। असल में आपको पता होना चाहिए, हम लोग ना फ्यूचर में डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल चलेगा फ्यूचर में। पर पेट्रोल में ना एथेनॉल की परसेंटेज बढ़ती रहेगी। E20, E30, E40, E50, मतलब 20% एथेनॉल, 30% एथेनॉल, 40%, इस तरह से वो बढ़ता रहेगा। अभी के लिए टारगेट क्या है? 2030 तक इंडिया में हर पेट्रोल पंप पे, हर जगह कम से कम जो पेट्रोल मिले वो 20% एथेनॉल कंटेन करे। अब एथेनॉल बनाने के लिए हम पहले यूज कर रहे थे शुगर केन, पर अब हम ज्यादा यूज कर रहे हैं कॉर्न। क्यों? देखो, मैंने न्यूज भी बनाई थी आज से 2-3 वीक्स पहले कि हम लोग अब शुगर केन की जगह कॉर्न यूज करें, क्योंकि शुगर केन के केस में ना वाटर कंजम्पशन ज्यादा होती है जब क्रॉप को उगाते हो, कॉर्न के केस में कम होती है। तो इतना कॉर्न यूज कर रहे हैं कि अब इंडिया कॉर्न का एक्सपोर्टर नहीं है, इंपोर्टर बन गया। तो वही बताया था कि पिछले साल हमने जो एथेनॉल प्रोड्यूस किया ऑलमोस्ट 400 करोड़ लीटर्स के आसपास, उसमें से 52.7% बना था कॉर्न वगैरह से, और बाकी बचा हुआ अभी भी शुगर केन से बन रहा है। पर धीरे धीरे शुगर केन की परसेंटेज नीचे आ रही है, कॉर्न के ऊपर जा रही है। जिन किसानों को अब तक ये नहीं समझ लगता था कि व्हीट या राइस के अलावा क्या उगाए, तो उनके लिए कॉर्न एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उससे परफेक्ट एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल असल में 99.9% प्योर अल्कोहल है, जिसको अभी के लिए पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके यूज करते हैं, पर हो सकता है आगे जाके एथेनॉल ही फ्यूल बन जाए। उससे एक और बहुत फायदा क्या होगा कि बाहर से कच्चा तेल नहीं मंगाना पड़ेगा, कंट्री के अंदर ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही आप एथेनॉल बना सकते हो। ठीक है, हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में यह बात की गई है कि एक तो 2030 तक 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है, और जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी एथेनॉल बना सकते हो। ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, चाहे शुगर केन हो, कॉर्न हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फर्मेंटेशन करके एथेनॉल बनाओ, एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज कर लो। ठीक है, ये वो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काफी सारी ऐसी चीजों के बारे में बात की गई जिससे हमारे फ्यूल्स और ग्रीन हो जाएंगे। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट से वो और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। सेकेंड न्यूज क्या है हमारी, आपको पता ही है, चिप मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह का इनिशिएटिव शुरू करना चाहती है ताकि चिप मतलब सेमीकंडक्टर की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो। आई होप आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, PLI। PLI होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें सरकार बोलती है कि आप ये चीज दुनिया में कहीं भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, पर अगर इंडिया में करोगे तो अलग से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में $15 बिलियन के तो इंसेंटिव्स देने को तैयार है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़ रुपीस। सोचो, इतना तो सरकार इंसेंटिव्स में दे देगी बस सेमीकंडक्टर्स की, जो सेमीकंडक्टर्स की चिप्स होती हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ जाए। ये सरकार का एक लौता ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेमीकंडक्टर। हम ये नहीं चाहते कि बस हम दुनिया से मंगवाते रहें। ठीक है, तो न्यूज भी देख लेते हैं। तो इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है $15 बिलियन ताकि हम सेकंड फेज शुरू कर सके। एक बार फर्स्ट फेज भी आया था, उसमें $10 बिलियन की बात की गई थी। अब सेमीकंडक्टर में सिर्फ चिप बिल्डिंग नहीं होती, और काफी तरह की चीजें होती, तो हम चाहते हैं सब तरह की फैक्ट्रीज लगे। थोड़ी बहुत शुरू भी हुई लगनी, जैसे आप देख सकते हो धोलेरा गुजरात में, सानंद गुजरात में, मारेगांव आसाम में, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र की न्यूज आई, बहुत जल्दी यूपी की न्यूज आएगी। तो काफी सारी फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो चुकी है, पर बात तब बनेगी जब ये आउटपुट निकालेंगे, मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चिप बिल्डिंग को लेकर एक बहुत बड़ी स्कीम, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस कर दिया गया। दुनिया में वैसे ताइवान और यूएस इस टाइम पे आगे चल रहे हैं। ताइवान जो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर चिप्स का, उस पर एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है चाइना की वॉर का। तो हो सकता है अगर ताइवान पे चाइना की वॉर हुई तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और गिरे, और उससे इंडिया को एक जगह मिलेगी सप्लाई पूरी करने के लिए। यह है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट
सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी TSMC, ताइवान बेस्ड कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर असल में क्या बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना एक बड़ी यूनिक चीज को ट्राई करेगी, इसको बोलते हैं व्हाइट टॉपिंग। ये ना असल में नेशनल हाईवेज की जाएगी, ताकि जो थोड़े पुराने हो रहे हैं उन पे कंक्रीट की एक लेयर लगा दी जाए, उनकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाएगी। तो फिर आपको पुरानी हाईवे जो 10, 15, 12 साल पुराने, उन पे ध्यान देने से ज्यादा आप नए बनाओ, और ये और व्हाइट टॉपिंग से और 5-6 साल निकाल जाएंगे। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट डेवलप कर रही है एक पॉलिसी जिसमें हम लोग नेशनल हाईवे पे एक टेक्निक को यूज करेंगे, व्हाइट टॉपिंग। ये असल में कंक्रीट की लेयर होती है, 100 से 200 mm की इसको लेयर को लगाना होता है, जिससे हाईवे की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम यूज करेंगे, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज इस व्हाइट टॉपिंग का इस्तेमाल करती। ये सब कुछ कौन करेगा? ये सब कुछ करना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो नई सड़कें तो बनानी है, पर पुरानी की मेंटेनेंस के लिए व्हाइट टॉपिंग को काफी ज्यादा इंडिया में यूज किया जाएगा, उससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है रोड की। NHAI जिसको फाउंड किया गया था 88 में, पर इसने अपना काम करना शुरू किया मिड 90s में। इंडिया का जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हीं के द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है, ऑटोनोमस होने का मतलब है कि ये अपने डिसीजन वगैरह खुद लेते हैं, इनको और किसी से ऑर्डर नहीं लेना होता कि ये करो वो करो, ये ऑटोनोमस अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। आगे चलते हैं। जो कुछ हुआ पिछले ऑलमोस्ट, अब तो इसको 40 डेज के आसपास हो गए, तो जो कुछ हुआ वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, और उसका बहुत प्रेशर आया कोलकाता एडमिनिस्ट्रेशन पे, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे। उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया, अपनी विधानसभा में एक बिल पेश किया, अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, तो ये बिल असल में क्या बात करता है कि सेक्सुअल क्राइम को रोकने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है कि हम और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेके आना चाहते हैं। अब जैसे इसमें कैपिटल पनिशमेंट की सजाए मौत जो है उसका इंक्लूजन है, वैसे वो जो हमारे नेशनल लॉज है अगेंस्ट रेप, अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, वहां पर भी कैपिटल पनिशमेंट कवर्ड है। ठीक है, तो ये बिल जो है वेस्ट बंगाल वाला ये कह रहा है कि BNSS को और स्ट्रिक्ट करो, भारतीय न्याय संहिता बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल उसके बारे में बात कर रहा है। पॉक्सो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस उसको और स्ट्रिक्ट करो, डेथ पेनल्टी लेकर आओ, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन से यहाँ पर सब कुछ खत्म होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, एक टास्क फोर्स बनाने की बात की जा रही है, पेनल्टीज को और स्ट्रिक्ट करो, विक्टिम्स आइडेंटिटी। अब इस केस में जो विक्टिम की आइडेंटिटी है, विक्टिम का नाम, विक्टिम की पिक्चर हर जगह पब्लिश की जा रही है जो गलत है, तो ये कह रहा है कि उसको रोका जाएगा। अगर जस्टिस डिले होता है तो उसमें पेनल्टीज दी जाएंगी। ऐसे काफी सारी बातें की जा रही है जो वेस्ट बंगाल की सरकार अपनी तरफ से बिल आई है। यहां पर वो सब लॉज हैं जो हमारे नेशनल लॉज रिलेटेड टू रेप। आप देख सकते हो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहो। पॉक्सको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 0 FIR होता है कि अगर एक क्राइम होता है एक पर्टिकुलर जगह में और विक्टिम वहां नहीं कहीं और FIR रजिस्टर कराना चाहता है तो वो करा सकता है। वो किसी और एरिया में, उसको वहां भी सेफ फील नहीं हो रहा, वो किसी और एरिया में, किसी और स्टेट में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर FIR रजिस्टर करेगा तो उसको अभी के लिए एक नंबर नहीं दिया जाएगा, इसके उसको बोलते हैं 0 FIR। बाद में वो FIR को जो होम स्टेशन होगा, होम पुलिस स्टेशन होगा, वहां ट्रांसफर कर देंगे, उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री फॉर द विक्टिम, और ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत जरूरी चेंज था, जो अगर एक फीमेल एक केस रजिस्टर कराती है ऑफ रेप तो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था जिसको बंद कर दिया गया। तो काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो नेशनल लेवल पे बदली गई, पर सिर्फ लॉज बदलने से शायद सोल्यूशन नहीं निकलते, विचारधारा सोच बदलना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, असल में ये वो सारा केस है। और प्रॉब्लम क्या, आप कहीं भी सर्च करो, आप सर्च करो ऑन विकिपीडिया कहीं भी, तो हर जगह विक्टिम की आइडेंटिटी, विक्टिम का नाम मेंशन किया गया, जो बहुत ही गलत चीज है जिसको अभी तक सुधारा नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली इंडिया में राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक को ऑब्जर्व किया गया। देखो, न्यूट्रिशन की कमी अगर बच्चों में हो ना तो बहुत डेंजरस हो सकता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों में चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टंटिंग का मतलब होता है कि एज के साथ बच्चे की हाइट ही नहीं आ पा रही है। वेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइट आ रही है बच्चे में पर वजन नहीं आ पा रहा। तो माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए बहुत तरह के इनिशिएटिव जैसे मिड डे मील जैसे प्रोग्राम चलते हैं। इस इवेंट का मोटिव ही होता है कि इंपॉर्टेंस समझाई जा सके न्यूट्रिशन की।
ये किसके द्वारा चलाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। हर साल सितंबर में हम इसको होस्ट करते हैं। और ऐसा ही ना एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है पोषण अभियान। इसका भी एक यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई न्यूट्रिशन का एक्चुअल मतलब क्या है। अब ओबीज होना, मोटापा होना ओवर न्यूट्रिशन नहीं है कि उससे चीजें बेटर होगी, नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, उसको किस तरह से खाना चाहिए, ये एक ऐसी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है जो शायद बहुत सारे इंडियंस को नहीं पता या वो उसको ठीक से फॉलो नहीं करते और अपनी हेल्थ को एक काफी खराब स्टेट में छोड़ देते। देखो एक तो प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियली चीजें नहीं हो पा रही। एक है कि सब कुछ होने के बाद भी आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते, तो न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इंडिया में डेवलप किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी उन शहरों में कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रीज अभी भी है, उनको और बेटर बनाया जाएगा, हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी ताकि जिस कंपनी ने, जिस फैक्ट्री ने वहां सेटअप बनाया, बस उसको सब कुछ रेडी मिलेगा, वो अपना सीधे काम करना शुरू कर सकती है। प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम, ठीक है। अब ये 12 स्मार्ट सिटीज कौन सी होंगी, सबसे पहले तो ये देखते हैं। अगर आपको एक आर्टिकल दिखाऊं, मेरे पास एक पीआईबी का आर्टिकल है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें असल में आएगा कुरपिया उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दिघी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरला में, आगरा प्रयागराज यूपी में, गया बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना में, रोकल और कुपाथी आंध्र प्रदेश में, जोधपुर पाली राजस्थान, ठीक है। तो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज डेवलप की जाएंगी। इसमें अच्छा खासा खर्चा भी होगा, अप्रोक्सीमेटली 28,000 करोड़ से ज्यादा का। अब ऐसा नहीं कि सारी स्टेटों को एक इंडस्ट्रियल सिटी मिलेगी, पर हाँ इवनली इंडिया में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी। इस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ाया। ये प्लग एंड प्ले मॉडल को बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना गया कि बस आप काम शुरू करने की हालत में, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे आएगा, लैंड, वो सब नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। रिसेंटली एक इवेंट रखा गया दिल्ली में, प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया और उस इवेंट में अनवील किया गया न्यू इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया, अशोक चक्र आपको देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहां पर असल में थोड़ी संस्कृत लिखी गई है। क्या लिखा गया यहाँ पर? यहां पर लिखा गया है, अगर आप ये लास्ट लाइन पढ़ो, यहां लिखा गया है यतो धर्मस्तो जय, मतलब वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। तो ये इंसिग्निया या फिर जिसको कुछ लोग साइन या फ्लैग बोल देते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को दी गई। अब आप इस सिंबल को या इस इंसिग्निया को बहुत देखोगे रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, तो क्या क्या है डिजाइन एलिमेंट में? अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT दिल्ली के द्वारा, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। 8th न्यूज क्या है? रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद। वहां पर इंडिया GCC का एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स का समिट था। इंडिया के लिए GCC बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इसमें 6 कंट्रीज आती हैं। सऊदी कैपिटल रियाद, ओमान कैपिटल मस्कट, UAE कैपिटल अबू धाबी, कतर कैपिटल दोहा, बहरीन कैपिटल मनामा और कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी। ये वो कंट्रीज है जिनसे हम ऑयल परचेज करते हैं, एनर्जी परचेज करते हैं, इनके साथ ट्रेड बहुत अच्छा है हमारा। इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर बहुत आपको देखने को मिलेगा, इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पहुंचे सऊदी अरेबिया। इंडिया GCC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी वहां पर पहली। ये 6 कंट्रीज का ग्रुप है। GCC बना था 1981 में। तो मेजरली तो ये इकोनॉमी और ट्रेड पे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा डिस्कशंस करते हैं। आपको अप्रोक्सीमेटली 8.9 मिलियन 89 लाख इंडियंस देखने को मिलेंगे इन GCC कंट्रीज में। हमारा एक बहुत बड़ा एनर्जी का, क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो भी GCC से आता है, ठीक है। बहुत बड़ी रेमिटेंस मतलब वहां जो इतने इंडियंस रहते हैं उनमें से काफी लोगों की फैमिलीज इंडिया में होगी, तो वो लोग जब कुछ अर्न करते हैं उस सैलरी में से कुछ हिस्सा इंडिया भी भेजते हैं, उसको बोलते हैं जब इंडिया वो आ जाता है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस बहुत ज्यादा इंडिया में इन GCC कंट्री से ही आता है। तो ये है GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, हेडक्वार्टर्स सऊदी कैपिटल रियाद, और ये वो 6 कंट्रीज हैं जो GCC की मेंबर है। और इंडिया का इन सबके साथ अच्छा खासा रिलेशन है, ट्रेड का भी और वैसे भी। चलते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज पे। इंडिया और UAE ने, देखो GCC की कंट्री आ गया ना, UAE बहुत अच्छा रिलेशन। इंडिया और UAE ने एक न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। असल में आपको पता होगा UAE वालों ने पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनवाया अपनी कंट्री में, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। साउथ कोरिया की मदद से बनवाया असल में उन्होंने।
पर उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसमें प्रॉपर फ्यूलिंग वगैरह के लिए, उसको हैंडल करने के लिए उनको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था जिसको न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत अच्छी समझ हो, जिसके लिए वो एक तरह से इंडिया पे यहाँ पर भरोसा रख रहे। तो 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर यूए गए थे, तब से ये डिस्कशन थी कि दोनों कंट्रीज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को और प्रमोट करेंगे। ठीक है, एक और एग्रीमेंट भी इसमें, ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अलावा, कि लॉन्ग टर्म एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई की जाएगी यूए के द्वारा इंडिया को, क्योंकि हम कोल को बंद करना चाहते हैं, डीजल को बंद करना चाहते हैं। तो पेट्रोल तो हमारे साथ आगे चलेगा भी, उसमें एथेनॉल की मिलावट की जाएगी, उसके साथ वो बेटर बनेगा। और एलएनजी नेचुरल गैस के ऊपर हम काफी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक बेटर फ्यूल है। ठीक है, क्या हमारा ऐसा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और किसी के साथ भी है? फ्रांस, रशिया, यूएस, जापान भी इसके एग्जाम्पल्स। इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये मैंने एक दो बार पहले भी आपको जरूर दिखाया होगा, ऑपरेट जो कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है रेड में, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है येलो में, और जो भी बनेंगे आगे जाके ब्लू में। कई बार एग्जामिनर्स इस तरह से भी पूछते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, ये एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। आप पॉज करो और इनको बहुत अच्छे से देखो, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, चलते आज की लास्ट न्यूज पे। तो फाइनली पैरालंपिक्स खत्म हो चुके हैं। इंडिया ने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, 29 मेडल्स, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। 2 दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ये सारे एथलीट्स भी मिले जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अब आपको मैं बता दूं कि पैरालंपिक्स असल में लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट होता है फॉर डिसेबल्ड एथलीट्स। सेम ओलंपिक वाला ही लॉजिक पैरालंपिक में लगाया जाता है। ओलंपिक्स तो काफी पुराने, पैरालंपिक शुरू हुए थे 1960 से। ठीक है, 1960 में पहला काम हुआ था रोम, इटली में। 2001 में क्या किया, एक बड़ी यूनिक सा इनिशिएटिव लेकर आया, उसका नाम था वन बिड वन सिटी। मतलब कि जैसे 2024 समर ओलंपिक्स हुआ, अगला होगा 4 साल के बाद 2028। ये समर ओलंपिक्स होस्ट किया फ्रांस पेरिस में, तो बस फिर वही हो जाएगा समर पैरालंपिक्स। अगला समर ओलंपिक्स होस्ट करेगा लॉस एंजलिस यूएसए, तो वही होस्ट कर लेंगे। मतलब जैसे ही समर ओलंपिक्स खत्म होगा उसके 2-3 दिन के गैप के बाद समर पैरालंपिक्स। तो ये एक शहर ही दोनों इवेंट हैंडल करेगा, क्योंकि आपकी सारी तैयारियां तो हैं, आप दोनों इवेंट्स का हैंडल करो तो प्रेशर भी कम आएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया ने टोटल 84 पैरा एथलीट्स की डेलीगेशन को भेजा था। इस पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंस थी चाइना की। इसका मैस्कट था ये, आई होप इसको प्रोनाउंस करते हैं, फ्रीजीज कैप। तो हर बड़े इवेंट का एक मैस्कट जरूर होता है, और मैस्कट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीजीज कैप असल में मैस्कट था पैरालंपिक्स 2024 का। इसके साथ स्टूडेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज पूरे वीक में लगी मुझे कि आपके लिए काफी जरूरी जानना, मैंने उसको इस क्लास में आपके लिए कवर किया। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास को हम अगले वीकेंड पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।